मीथेन है, इसमें 2 बार होमोलिटिक फिशन हो गया तो क्या बनेगा? 2 होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन का मतलब तुम्हें पता चल गया होगा, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, पर इसमें 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये बाई रेडिकल है, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, बाईवेलेंट है। तो बाईवेलेंट कार्बन विद 2 इलेक्ट्रॉन, इस इंटरमीडिएट को कार्बीन कहते हैं। एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट, रेडिकल की तरह ये न्यूट्रल है क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिया ना, दोनों बॉन्ड तोड़ने पर अपना ही इलेक्ट्रॉन लिया है, सो ये न्यूट्रल है। तो एक और तरह का इंटरमीडिएट केमिकल रिएक्शंस में बनता है, बहुत कम रिएक्शंस हैं कार्बीन वाली, बट एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन की वजह से नहीं, 2 ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसमें 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बाई रेडिकल का मतलब 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, बाई रेडिकल का मतलब 2 ऑड इलेक्ट्रॉन। स्वरण एक एसी ऑन कर देना जरा। तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही? पूरा ही हो रहा है सफोकेटेड। इधर भी एक चला दो। तो इससे एक्सचेंज कर लो। हाँ जी प्लीज, ये समझ में आया? दूसरा केस देखें कि अगर सपोज ये कंपाउंड है, इसमें एक हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, हेट्रोलिटिक फिशन हुआ और यहां से Cl नेगेटिव निकल गया और कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। एक और हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, दूसरा फिशन यहां से हुआ, हेट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास जाएं। ये हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, यहां से H पॉजिटिव निकला और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया और इससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ये भी तो कार्बीन है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, पर 2 ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर है, पेयर है ना, तो है ये बाई रेडिकल कार्बीन है, बट ये डायमैग्नेटिक है, जबकि पिछला वाला कार्बीन क्या था? पैरामैग्नेटिक। तो हम यहाँ बॉन्ड फिशन की बात कर रहे हैं कि जब एक बॉन्ड टूटता है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक को मिलते हैं तो उसको हेट्रोलिटिक फिशन कहते हैं। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उसको हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं। एक बार रुक जाए जरा, जैसे ये वाला केस था, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन और हाइड्रोजन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, इक्वली बॉन्ड जैसे टूटा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये फिशन कौन सा हुआ? होमोलिटिक फिशन। 2 जगह पर हुआ होमोलिटिक फिशन, तो एक डॉट यहाँ आ गया, एक डॉट यहाँ आ गया, तो ये जो कार्बन बना 6 इलेक्ट्रॉन वाला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसमें 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है।
बाई रेडिकल है, बाईवेलेंट है, इसको कार्बीन कहते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होते हैं, बॉन्डिंग में किया है। जिनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनके पास कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो ये कार्बीन ये वाला बना। दूसरा कार्बीन ये बना जहाँ दो हेट्रोलिटिक फिशन हुए। पहला हेट्रोलिटिक फिशन ऐसे हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल गए, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा हेट्रोलिटिक फिशन यहाँ से हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को दे गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर है, अलग अलग ऑर्बिटल में नहीं है। तो ये कार्बीन हो गया डायमैग्नेटिक कार्बीन। इस कार्बीन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह, इसको सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। और इसका टोटल स्पिन 0 है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे स्पिन +½ एंड -½ 0 हो जाएगा। तो जब भी दो इस तरह के फिशन हो, या तो दो हेट्रोलिटिक हो या दो होमोलिटिक फिशन हो, उनसे कार्बीन बनते हैं। ऐसा कार्बीन जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उनको सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। उसका टोटल स्पिन क्या आ जाता है? 0। हाँ, पेयर्ड तभी तो एक साथ लिखें। ये सिंगलेट कार्बन, ये वाली जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, उनको सिंगलेट कार्बन कहते हैं। पहले बताओ होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिशन कैसे होता है, समझ में आया? राइट? ये लिख लिया? हाँ, वो पैरामैग्नेटिक है। जैसे पिछले वाले में देखो, एक होमोलिटिक फिशन होता तो रेडिकल बन जाता, दो होमोलिटिक फिशन हो गए, बाई रेडिकल बन गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिला। अब इसमें क्या है, ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, और उसका टोटल स्पिन कितना है? 1। इसका क्योंकि पहले वाले का हाफ लेते हैं ना, ये +½ इसका भी +½ टोटल स्पिन इज 1। तुम्हें याद होगा एक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला किया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, याद है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, ये फॉर्मूला था उसका। तो अगर हम यहाँ इस केस में s की वैल्यू लगाते तो ये 3 आता ना, इसीलिए इसका नाम है, इस कार्बीन का नाम है ट्रिपलेट कार्बीन। पीछे वाले को सिंगलेट क्यों बोला? क्योंकि इसका s0 था, s0 होने पर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई थी? 1, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सिंगलेट, और इसका नाम पड़ गया ट्रिपलेट कार्बीन। 12th में करोगे इससे रिलेटेड रिएक्शंस, बट अभी ये जानना बहुत है कि हाँ, कार्बीन जैसे इंटरमीडिएट भी होते हैं। हाँ, उसके बेस पर नाम दिया जाता है। तो अब तक हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करे 3 तरह के इंटरमीडिएट जिनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी किए, जिसमें था कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। उनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या थे, ये सारा संडे वाले टेस्ट में आने वाला है। जो कार्बोकैटायन था वहां हमने कहा था टर्शरी वाज द मोस्ट स्टेबल, फ्री रेडिकल में भी टर्शरी ज्यादा स्टेबल था, कार्बन आयन में उसका ऑपोजिट था। तो चलिए आज हम करते हैं कि इन सब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए टेक्निकल टर्म्स जो यूज की जाती हैं केमिस्ट्री में वो क्या है। तो सबसे पहला इफेक्ट हम कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इनको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक तो मैं पिछले वाले को कंटिन्यू करके बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तुम अपने साइनॉप्सिस इसमें देखना बुकलेट में, जहां जीओसी खत्म होता है वहां पर एक समरी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो लास्ट में रिवाइज करने के लिए वो वाला पार्ट रीड कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, 4 तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होंगी, और प्लीज जरा इधर उधर देखना बंद करें।
एक है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और फोर्थ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये तीनों परमानेंट इफेक्ट हैं, but the last one is temporary effect. ये इफेक्ट किसी टिपिकल कंडीशन में ही इफेक्टिव होता है, लेकिन पहले तीन इफेक्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंपाउंड, चाहे वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इफेक्ट्स हमेशा रहते हैं। सबसे वीकेस्ट इफेक्ट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट है। द मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। This effect is also known as resonance effect. तो आते हैं हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। ये नाम हम तब देते हैं जब मान लीजिए एक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दो डिफरेंट एटम के बीच बनाओ, तो क्या होता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस पोलराइजेशन हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन गए, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन towards the atom of high electronegativity is inductive effect. बॉन्डिंग में भी करते थे हम, ऐसा कोई नाम नहीं दिया था हमने, पर ये तो हमने कहा ही था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑर्गेनिक में हम इसको एज ए रिलेटिव इफेक्ट लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हाइड्रोजन अगर होता तो उसकी जितनी डिस्प्लेसमेंट होती, लेता या देता जो भी करता, हाइड्रोजन अगर होता तो उसके कंपैरिजन में इस ग्रुप ने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किए। मान लो हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आया और मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा डिस्प्लेस कर दिए, तो हम कहेंगे मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग देन हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता मान लो और अब उसकी जगह क्लोरीन है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अगर मेटल है तो अगर ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन को अगर हमने जीरो मान लिया, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसके कंपैरिजन में क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होगा, मोर इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट, तो उसको कह देंगे माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम दो टर्म यूज करते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कि ये ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो क्या होता, और अभी ये ग्रुप है तो क्या है, अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है तो हम उस ग्रुप का प्लस आई डेजिग्नेट कर देते हैं,
अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में उसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ज्यादा है उस सिचुएशन में, तो उसको माइनस आई इफेक्ट कह देते हैं। तो लिख लीजिए दिस इज अ रिलेटिव इफेक्ट। अभी बताया नहीं है मैंने, बता रही हूँ। दिस इज अ रिलेटिव इफेक्ट and always measured with respect to hydrogen. This is a relative effect and always measured with respect to hydrogen. हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम क्या मानते हैं? 0। ये रेफरेंस है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज as a reference is taken 0। जैसे थर्मोडायनामिक्स में हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस एलिमेंट 0 ले लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में चेंज को देखते हैं, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर कंसिडर कर रहे हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम लेते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और वो जस्ट डिस्प्लेस होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उस सिग्मा बॉन्डेड एटम के बीच में पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे। तो मैं याद होगा मैंने बताया था, जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का तो कंप्लीट चार्जेस आते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव। तो यहाँ पर जो जब भी हम चार्जेस बताएंगे पार्शियल बताएंगे। टू टाइप्स ऑफ inductive effect. Plus I effect and minus I effect. अभी आगे जितने डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं ना, उन सब में प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुल करना। So if a group is more electron repelling, electron releasing than hydrogen, it will have plus I effect. जितने भी सैचुरेटेड अल्काइल है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ऑल सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी अल्काइल, जो भी जितने भी अल्काइल है, ऑल अल्काइल ग्रुप एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। इवन ड्यूटेरियम का भी प्लस आई इफेक्ट होता है, हालांकि लोएस्ट है हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, डी से लिखते हैं इसको, इट एक्सर्ट लोएस्ट प्लस आई इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल है ये, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब स्टडी किया गया तो यही देखा गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? जितने ज्यादा कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर विल बी प्लस आई इफेक्ट। एक मिनट, यहां तक लिख लिया सबने? इसी के साथ अगला पॉइंट लिख लीजिए, इट इंक्रीजेस with increase in number of carbon. It increases with increase in number of carbon. आगे करेंगे हम डिटेल में कि कार्बन सेम हो तब क्या होगा।
और माइनस आई में बचे हुए सारे ग्रुप आ जाते हैं, माइनस आई में बचे हुए सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, हेलोजन है, OH है, रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स। इवन डबल बॉन्ड का भी, विनाइल का भी कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। हाँ, माइनस आई इफेक्ट का मतलब, अच्छा इसकी डेफिनेशन भी लिख दी थी, देख लीजिए। हाँ, प्लस आई हो गया, सारे पॉइंट लिखिए इसके। तो माइनस आई में इफ अ ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन attracting or electron pulling than hydrogen, it will exert minus I effect. अब जैसे देखें कि अगर ये HCl है, HCl है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ कहीं है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर इसकी जगह मिथाइल आता तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इधर आ जाता, तो इसका मतलब इस पे चार्ज ज्यादा नेगेटिव हो जाता और इस पे चार्ज ज्यादा पॉजिटिव हो जाता। तो मिथाइल के इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट। अगर मिथाइल की जगह इथाइल है तो एक नहीं 2 कार्बन है, तो ये भी दे रहा है, ये इस कार्बन को दे रहा है और ये आगे दे रहा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया। So this effect, plus I effect of alkyl group increases with increase in number of carbon. एरो तो साइन दिखाया मैंने कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, बॉन्ड में एरो नहीं है। एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दिस साइड, ऐसे डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इसका मिथाइल, इट विल पुश इलेक्ट्रॉन टू CH2 and CH2 will push more towards chlorine. हाँ, इन दोनों पे पॉजिटिव होगा। अब इस पे नेगेटिव हुआ, इस पे पॉजिटिव हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हुआ ना, क्योंकि क्लोरीन से ये दूर है। जितना जो क्लोरीन के पास होगा उतना ज्यादा खींचेगा, कार्बन मिथाइल से खींच रहा है तो थोड़ा कम ही खींचेगा ना, तो डिस्टेंस के साथ ये चार्ज और पार्शियल होता जाएगा। 2 पार्शियल का मतलब पहले से कम, और भी पार्शियल हो गया। सो नो डाउट कार्बन ज्यादा होने से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, पर जो लेंथ ऑफ चेन है उसमें ये कम होता जाएगा। पहले कार्बन का ज्यादा है, दूसरे का कम है, तीसरे का और भी कम है, चौथे नंबर पर होता तो बहुत ही कम हो जाता। तो डिस्टेंस के साथ प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है। डिस्टेंस किससे, जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग एटम है उसके रिस्पेक्ट। अगर 3 कार्बन होते तो तीसरे कार्बन का जो इन्फ्लुएंस है इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत कम होता। अब जरा यहाँ देखिए, ये 3 कार्बन है, प्रोपाइल है ना, दिस ग्रुप इज प्रोपाइल, दिस वन इज आइसोप्रोपाइल। हमारे पास प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स हैं, इनमें से किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जरा सोच के आंसर देना। आइसोप्रोपाइल का ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ज्यादा क्लोज है ना ये कार्बन, इसमें तो ये थर्ड कार्बन ज्यादा डिस्टेंस पे हो गया, तो ब्रांचिंग इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट, ब्रांचिंग
will increase plus I effect of alkyl group. आई थिंक अब तुम समझ सकते हो कि टर्शरी होता तो और भी ज्यादा हो जाता. टर्शरी वाले सेंटर के तो उसी कार्बन पर 3 अल्काइल लगे हुए. सो हम यहाँ ये स्टेटमेंट दे सकते थे कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस with increase in distance from reference bond. रेफरेंस बॉन्ड मतलब जहां से चार्ज सेपरेशन शुरू हुआ वो रेफरेंस बॉन्ड था, पहला बॉन्ड जहां से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होना शुरू हुआ. इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस बॉन्ड. रेफरेंस बॉन्ड वाले एटम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे नेक्स्ट वाले में कम, उससे नेक्स्ट वाले में और भी कम, आगे जाने पर और भी कम. इस इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल मान रहे हैं, है ना. दो एटम के बीच में दो डॉट बना के बता रहे हैं. अभी आगे के इफेक्ट देखेंगे वहां इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसिडर किया गया. तो लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज ये लिखिए साइड से. इन दिस इफेक्ट electrons are treated as particle. It is a particle effect. तुम्हें पता है एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या जो एक्सपेरिमेंट उसके अकॉर्डिंग नेचर मान लेते हैं. तो इंडक्टिव इफेक्ट जब कंसीडर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक पार्टिकल की तरह मानते हैं. इट इज वीकेस्ट इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव दोनों मानते हैं ना. तो अभी मैंने दो डॉट लिखे, उसका मतलब क्या है, पार्टिकल है ना. इट इज वीक इफेक्ट, डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं है. और परमानेंट इफेक्ट तो ये है ही. वीक इफेक्ट या लीस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट. लीस्ट डोमिनेटिंग का मतलब मान लो कोई दूसरा इफेक्ट कुछ और बता रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट कुछ और कंक्लूजन दे रहा है. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम किस कंक्लूजन को इफेक्टिव मानेंगे, दूसरे वाले को. तो ऑर्डर ऑफ प्लस साइड इफेक्ट जरा लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल. ऑर्डर का मतलब इफेक्टिवनेस, ग्रुप की इफेक्टिवनेस, किसका प्लस साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा. उस हिसाब से अगर हम देखें ये है टर्शरी अल्काइल, इसका सबसे ज्यादा प्लस साइड है. डैश का मतलब जिससे वो अटैच्ड है, रेफरेंस बॉन्ड से, है ना. ये सेकेंडरी, देन प्राइमरी. प्राइमरी में भी सबसे कम किसका, मिथाइल, और मिथाइल से भी कम ड्यूटेरियम का. अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसका प्लस साइड इफेक्ट कम हो जाए, मतलब उसका प्लस साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, रादर वो इलेक्ट्रॉन और भी देगा. तो अगर मान लो किसी रेफरेंस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, मान लो किसी जगह पर ऑक्सीजन है विद नेगेटिव चार्ज,
तो ये, या नाइट्रोजन है विद नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे? प्लस आई इफेक्ट. नेगेटिवली चार्ज एटम विल आल्सो एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट. अदरवाइज तो हम सैचुरेटेड अल्काइल लेते हैं ना. रेयरली कभी कोई केस आ जाए जहां ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन विद नेगेटिव चार्ज आ जाए, इन दैट केस आल्सो ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा नहीं, खुद ही नेगेटिवली चार्ज है, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? तो ये कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा? प्लस आई इफेक्ट. ये पॉइंट समझ में आया? कोई भी चीज नेगेटिवली चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रॉन लेगी किसी से, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को देना. तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट. ओ नेगेटिव, ओ एन नेगेटिव, एनी नेगेटिव सेंटर. क्लियर? ऐसे ही अगर हम माइनस आई की बात करते, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट होगा. अगर किसी सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसका माइनस आई और बढ़ जाएगा. तो हम कहेंगे O विद पॉजिटिव चार्ज, या फिर N विद पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इसलिए माइनस आई इफेक्ट आएगा. जैसे कहीं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के बाद भी इसके पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन इसका कहीं चला जाए, तो ऐसे सेंटर में इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी. CF3 ग्रुप है, कहीं लगाओ, 3 फ्लोरीन लगे हुए, खींचेगा ही किसी से इलेक्ट्रॉन, इसका माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा. नाइट्रो ग्रुप है, ये ऑर्डर है इसका, नाइट्रो ग्रुप कहीं लगाओ, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट आता है. C ट्रिपल बॉन्ड N है, जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है. हाँ, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. अब ये sp2 कार्बन है, तो sp और sp2 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp कार्बन. ऐसे ही हेलोजन है तो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन आ जाएगा, देन ब्रोमीन है, देन आयोडीन है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट भी कम होता जा रहा है. इसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ये sp. अच्छा, Cn का ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि C के आगे N है, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ C के आगे C है, तभी ये बाद में आ रहा है. फिर इसके बाद आ जाता है फिनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड सारे sp2 कार्बन है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव. पर फिनाइल से कम विनाइल का होगा ना, क्योंकि यहाँ तो एक ही डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, तो विनाइल का वीकेस्ट माइनस आई इफेक्ट होगा. sp में s कैरेक्टर 50% है, तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये थोड़ा सा आइडिया लगा प्लस और माइनस इफेक्ट्स का. अब इसकी यूटिलिटी क्या है इस इफेक्ट की, देखते हैं. फिर से वही जो पिछली क्लास में मैंने बताए थे, इंटरमीडिएट. तो सबसे पहला काम इंडक्टिव इफेक्ट को से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैसे बताते हैं. यहां तक क्लियर है? सो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. पहला है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद डॉट, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इनकी स्टेबिलिटी याद करो क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन पुलिंग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. जो डेफिशिएंट है उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके चारों तरफ कौन से ग्रुप होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, पुलिंग ये सब लिखने की जगह सीधा क्या लिख देते हैं, प्लस आई के डायरेक्टली, माइनस आई के इनवर्सली। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स आ जाएं तो स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप आ जाएं तो अनस्टेबल हो जाएगा। तब भी हमने एक टर्म लिखवाई थी ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। हाँ बोलो क्या पूछना है, फिर बात है नहीं। ऐसे ही अगर, हाँ यहाँ लिख लिया सबने। अब जैसे कि अगर हमने कहा टर्शरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड प्राइमरी कार्बोकटायन, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तब तुम्हें पता है प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, टर्शरी वाले का। इतने सारे कार्बन क्लोजेस्ट हैं तो हम कहेंगे मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, और ये मिनिमम प्लस आई। 3 अल्काइल का मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है, या 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं या तो एक ही अल्काइल ग्रुप है। चले नहीं जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो सब कुछ लिखने की बजाय सीधा सा एक वर्ड लिखेंगे हम, टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। इसी तरह से आई थिंक हम इजीली आंसर अब दे सकते हैं। कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन, डबल बॉन्ड का माइनस आई, ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इज मोर, और इसमें मिथाइल का प्लस आई। तो प्लस आई वाला स्टेबल, माइनस आई वाला अनस्टेबल। फिर हमें उस इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन पुलिंग। जब हमने माइनस आई मोर लिख दिया, सब कुछ आ गया उसमें। अभी अभी मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है ऑर्डर में, विनाइल का सबसे कम है। अभी ऑर्डर लिखवाया था ना। डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp। सो रेडिकल हो या कार्बोकटायन हो, जितने ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अब जैसे ये रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल है, आइसोब्यूटाइल, ये भी प्राइमरी, दोनों ही प्राइमरी है। हाँ बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? दोनों प्राइमरी थे, फिर भी पता चल गया ना हमें, क्योंकि उसके क्लोजेस्ट में ब्रांचिंग थी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मोर प्लस आई इफेक्ट। टर्शरी कहाँ है, डॉट जिस पर है उसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं। डॉट प्राइमरी कार्बन पर है तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है।
हाँ, तो इसमें ये तीनों कार्बन और इसमें तीनों कार्बन कितने क्लोज है, तो ब्रांचिंग से प्लस आई बढ़ गया ना। याद करो, इस ग्रुप को हम नियोपेंटाइल कहते हैं ना, नियोपेंटाइल फ्री रेडिकल्स, और ये है आइसोपेंटाइल। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, नियोपेंटाइल ज्यादा स्टेबल है दोनों प्राइमरी। बट लिसन लिसन, अगर ये टर्शरी वाला होता तो ये नियो से ज्यादा होता ना, क्योंकि जिस कार्बन पर डॉट है उसके सराउंडिंग में ही इतने सारे अल्काइल ग्रुप है, इसके सामने तो एक ही कार्बन है, फिर उस पे आगे मिथाइल है, तो ये डिस्टेंस के साथ कम होता है ना, तो यहाँ डिस्टेंस क्लोज है 3 अल्काइल की, तो इसीलिए टर्शरी का प्लस आई हमेशा ही सबसे ज्यादा होता है। हाँ, अमंग प्राइमरी हम ब्रांचिंग देखते जाएंगे, जितने ब्रांचिंग क्लोज होगी रेफरेंस बॉन्ड के उतना ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट होगा। क्या पूछना है, पर बातें नहीं करनी है। हाँ जी, लिख लिया सबने, ये लिख लिया। और अगर ये कार्बेनायन होता, चलिए आगे, हो गया, लिख लिया। इधर से आवाज आ रही है मुझे। कार्बेनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि कार्बेनायन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच को कौन स्टेबल करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच एटम के नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं। तो अगर ये टर्शरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता, एक तो पहले ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से तीनों मिथाइल और दे रहे हैं, तो दिमाग खराब भी होगा ना इस कार्बन का, हाँ ज्यादा हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला चाहिए, पहले ही इतना रिच है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्शन ही बढ़ेगा ना। इससे भी स्टेबल मिथाइल होगा, और मिथाइल से भी स्टेबल विनाइल होगा, क्योंकि माइनस आई बढ़ता जा रहा है। कार्बन आयन नेगेटिवली चार्ज आयन, उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप मिलेंगे तो अनस्टेबल ही होगा ना। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। अब इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसका माइनस आई ज्यादा हो। अभी अभी बताया विनाइल से तो नाइट्रो का बहुत ज्यादा होता है, तो ये इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी हो गई, नाइट्रो का मोर माइनस आई इफेक्ट, और ये सबसे कम स्टेबल टर्शरी हुआ क्योंकि इसमें क्या था, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कार्बन आयन और जो कार्बोकेटायन में रिवर्स होता है ना ऑर्डर। गुंता सारी बातें आज ही कर लेनी है। थोड़ा सा जब क्लास में बैठो ना, अटेंशन दूसरी तरफ होना चाहिए, यहाँ इस तरफ। ये लिख लिया सबने,
ये कॉन्सेप्ट पता चला, प्लस आई और माइनस आई कैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट? और इंडक्टिव इफेक्ट का रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी है। अब एक और क्वेश्चन का आंसर दें। चले आगे कि ये था CH2 नेगेटिव and the other one is which is more stable? Which is more stable? First, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। रीजन, नाइट्रो इज मोर क्लोजर टू रेफरेंस एटम। रेफरेंस एटम हमारा ये वाला है ना, तो नाइट्रो इज मोर क्लोजर टू रेफरेंस एटम विल एक्सर्ट मोर माइनस आई इफेक्ट। तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे मोर माइनस आई। सेम ग्रुप है, फिर भी डिस्टेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो चेंज हो गया, मोर क्लोजर मोर इंडक्टिव इफेक्ट। तो नाइट्रो रेफरेंस बॉन्ड के ज्यादा पास था, यहाँ नाइट्रो ग्रुप रेफरेंस बॉन्ड के दूर है। तो पहले तो ये देखो नेगेटिव चार्ज है, माइनस आई इफेक्ट इसको स्टेबल करेगा, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबल। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई दूसरा इफेक्ट इसके ऑपोजिट काम कर रहा है तो हम इसको इसको इफेक्टिव नहीं मानेंगे, हम दूसरे वाले जो इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो जरा एक एग्जांपल दे रही हूँ, सोच के आंसर देना। विच इज मोर स्टेबल, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सोच लो पहले एक बार, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। एक सेकंड, कितने स्टूडेंट सेकंड बोल रहे हैं? सेकंड। फर्स्ट कोई बोल रहा है? तुम बोल रहे हो, यू आर राइट। अब मुझे रीजन बताओ, क्या करेंगे, कौन सा टर्म यूज करते हैं उसके लिए? बैक बॉन्डिंग। ये एग्जैक्टली यही एग्जांपल पिछली क्लास में बताया था मैंने। CF3 की तरह CF3 पॉजिटिव में बैक बॉन्डिंग होती है और इस बैक बॉन्डिंग से कार्बन की डेफिशिएंसी ही खत्म हो जाती है, कंप्लीट ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। रटना क्यों है, दिमाग में रखना है, रटना क्या है? यही एग्जांपल पिछली क्लास में बताया था, पर कितना जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, इंडक्टिव के सामने कोई दूसरा इफेक्ट आ जाए तो पहले उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। और दूसरा इफेक्ट तुम्हें बताया था मैंने, पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट एटम सेकेंड पीरियड का हो, विद लोन पेयर हो। याद आई है स्टेटमेंट? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन पे पहुंच गया। हाँ, सो अगर पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट एटम सेकेंड पीरियड का हो, विद लोन पेयर हो, याद आई स्टेटमेंट? तो उसमें बैक बॉन्डिंग होती है जैसे BF3 में होती है। हाँ, मोर इफेक्टिव। इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने तब भी बोला था पिछली क्लास में भी कि पूछा गया है, एक ही क्लास में भूल गए, क्योंकि वो फ्लो में चल रहा है ना इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पास में है, ये दूर है, ये माइनस आई ज्यादा है, तो ये कम स्टेबल है, दूसरा ज्यादा स्टेबल है। और इसका एक रीजन और भी बताया था मैंने कि ये तीनों फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये कार्बन भी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और एडजेसेंट पोजीशन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। सामने देखो, 3 फ्लोरीन की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इसके एडजेसेंट पोजीशन पर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तुम बातें नहीं बंद करोगे? तुम भी कर रहे हो बात, तो चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं।
हाँ जी, राइट, क्लियर। तो दूसरी एप्लीकेशन इंडक्टिव की हम लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले यहाँ हम एसिड वो ले रहे हैं जो H प्लस आयन दे। किसकी H प्लस आयन देने की पावर ज्यादा, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि माइनस आई वाला ग्रुप हाइड्रोजन को और पॉजिटिव बना देगा। अगर मान लो किसी हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है और उसके सराउंडिंग में माइनस वाला ग्रुप है, तो माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा, उस तरफ से उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा और हाइड्रोजन को क्या बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मतलब मोर एसिडिक हो गया, जल्दी निकल गया। तो चलिए ये चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो अब मुझे आंसर दो, ये है मिथेनॉल, दिस वन इज इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। एक सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं इसको। ये सारे प्राइमरी अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक बीच में नहीं बोलना, सोचो पहले। सेकेंडरी कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल। इन सब में प्राइमरी कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, प्राइमरी अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ जी, इधर कुछ लिखा है? हाँ बताओ आंसर। फिर हाँ तुम बताओ। लेफ्ट वाले की ज्यादा होगी, मतलब मिथेनॉल सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, लोएस्ट प्लस आई इफेक्ट। जितना प्लस आई कम उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल में आइसो का प्लस आई और ज्यादा होता है, ब्रांचिंग से प्लस आई बढ़ता है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल ज्यादा अल्काइल है, एक ही तो कार्बन है उसके पास। अभी इससे पिछले बार मैंने बताया ब्रांचिंग से तीनों कार्बन पास हो गए ना इसके। इसके तो ये कार्बन कितना दूर है, मोर क्लोजर, मोर प्लस आई, ज्यादा प्लस आई है। ज्यादा प्लस आई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। पास या दूर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ग्रुप का सबसे पहले तो तुम्हें प्लस आई पता होना चाहिए। जो इससे पहले मैंने बताया, क्या बताया, ब्रांचिंग से प्लस आई क्या होता है। अभी अभी क्या बताया, पीछे रजिस्टर खोलो, इंक्रीज होता है। तो इसमें ब्रांचिंग है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीज को। ये ब्रांच है, ये स्ट्रेट है, किसका ज्यादा होगा, टर्शी होता और भी ज्यादा होता। तो टर्शी जो अल्कोहल है और भी कम एसिडिक होता। समझ में आए? ब्रांचिंग से प्लस आई बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। हाँ तो पास मतलब OH है ना, रेफरेंस एटम। OH की एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं, तो OH के सराउंडिंग में कितने कार्बन है प्लस आई वाले। हाँ जी, हो गया। इसी तरह से अगर ये फिनॉल है, फिनॉल कहते हैं ना इसको, ये फिनॉल है और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। विच इज मोर एसिडिक, हाँ विच इज मोर एसिडिक। दिमाग में क्या रखना है,
एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई. फिनॉल, क्योंकि बेंजीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट. और ये सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई. लिख लिए ऑर्डर. अब आते हैं हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल पर. मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. ये कर लिया सबने. तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये मिथेनोइक है, ये इथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड. ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. हाँ गुंताज बताओ जरा, बातें बाद में कर लेना. विच इज मोर एसिडिक? ध्यान नहीं देते हो ना, अभी अभी क्वेश्चन करवाए, बातें कम किया करो. पहला वाला सबसे ज्यादा एसिडिक. क्यों? माइनस है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एच है. ध्यान क्लास में, गर्दन नहीं घूमते रहने चाहिए. इसमें हाइड्रोजन है, नो आई इफेक्ट. रेफरेंस नहीं लिया हमने हाइड्रोजन को. यही बता रहा है कि ध्यान कहां जा रहा है तुम्हारा. मिथाइल है, इसका प्लस आई इफेक्ट है. मुझे क्या फर्क पड़ता है, मत दो ध्यान. पेपर में तो फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी ना. वाई आई एम कंसर्न, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. बार बार तुम्हें इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारे काम की चीज है. मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ. मिथेनोइक एसिड में H है जिसका कोई आई इफेक्ट नहीं है. फिर इथेनोइक एसिड में प्लस आई इफेक्ट आ गया, और प्रोपेनोइक में और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट. कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, मोर कार्बन मोर प्लस आई इफेक्ट. रुशिल तुम पीछे देखते जाओ, एक एक को बोलना पड़ता है. हाँ बताओ, विच इज मोर एसिडिक? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. हाँ फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है. एक सेकंड, हाँ क्यों है फर्स्ट एसिडिक? हाँ इसमें 2 क्लोरीन है और उसमें एक ही क्लोरीन है. इसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है. मोर माइनस आई मोर एसिडिक. सबसे पहली चीज बस वही काफी है. मोर माइनस आई मोर एसिडिक. ये 2 क्लोरीन है जिसके माइनस आई इफेक्ट है, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन और अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? इस हाइड्रोजन का. यहां से सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और हाइड्रोजन पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. Second one is more acidic because of more minus I effect of 2 chlorine. किसको कंपेयर कर रहे हैं हम? जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसके रेफरेंस में. More minus I effect of 2 chlorine. कुछ समझ में आया? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक. आ गया? एक और एग्जांपल लिखें. ये हमारा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड एंड 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड. 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड. हाँ बताओ. फर्स्ट, क्योंकि मोर क्लोजर मोर माइनस आई.
मोर माइनस आई, क्लोरीन ज्यादा। अब यहाँ रेफरेंस जो बॉन्ड है वो ये वाला है, क्योंकि हम इसकी ऊपर इफेक्ट को चेक कर रहे हैं कि COOH में इन दोनों में से किस में माइनस आई ज्यादा होगा, फर्स्ट में ज्यादा होगा, क्लोरीन क्लोजर है। तो ये दो केसेस में हमने इंडक्टिव इफेक्ट का यूज देखा, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करने में और एक हमने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में। ये समझ में आ गया? चलिए आगे। अब अगला इफेक्ट करने से पहले मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, पिछली क्लास में भी किया है हमने। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, चाहे डॉट है चाहे पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले मुझे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट का नाम बताओ। ये कार्बन किस नेचर का है जिस पे डॉट है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कैसा है ये? डॉट को ही देखना है, इंटरमीडिएट सेंटर वही है। ये डॉट क्या है? टर्शियरी। इसके साथ साथ ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट भी है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम को अलाइली कार्बन कहते हैं। तो ये क्या हुआ? इट इज टर्शियरी अलाइलिक रेडिकल। टर्शियरी अलाइलिक रेडिकल, डबल बॉन्ड और डॉट कॉन्जुगेशन में है, तो इसमें कौन सा इफेक्ट आ गया? कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये तो वैसे ही मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है। टर्शियरी भी हो गया, ये तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना दोनों चीजें। एक तो टर्शियरी देने वाला ग्रुप ज्यादा, ऊपर से कॉन्जुगेशन। दूसरा वाला क्या है? सिर्फ टर्शियरी रेडिकल। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम। ऑर्गेनिक की यही एक कंडीशन है कि पहले दिन जो लेक्चर है ना वो आज भी याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगी ये। और आई थिंक जब मैंने स्टार्ट करवाया था तो मैंने कॉन्जुगेशन को बहुत स्ट्रेस दिया था, याद होगा तुम्हें, क्योंकि वो हर जगह काम आने वाला है। तो अब याद रखना, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कुछ भी हो वो कॉन्जुगेशन माना जाता है। तो ये टर्शियरी। तीसरा क्या है? सेकेंडरी। ऑर्गेनिक को समझने में प्रॉब्लम तभी आती है क्योंकि हम आधा काम करते हैं। अगर हम सिस्टमैटिकली करें और याद रखें फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी तुम देख ही रहे हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें पता, इमीडिएट आंसर निकलते हैं। लास्ट वाला क्या है? प्राइमरी। तो एक चीज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसका तुम्हें ऑर्डर पता ही है ना। टर्शियरी का क्या है? मैक्सिमम प्लस आई। प्राइमरी का मिनिमम प्लस आई। और पहले वाले का तो पहले ही लिख दिया हमने, कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर सेकेंडरी और फिर ये। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर। सेकेंडरी वाले में हमारे पास दो कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं क्लोजेस्ट पोजीशन पर। यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है इसके क्लोजेस्ट देखना है ना हमें। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, वो मैंने इसीलिए तुम्हें याद होगा जब इंटरमीडिएट करवा रही थी मैंने टाइप्स बताई थी, तो हमें टाइप ऑफ सेंटर दिमाग में आ जाए ना, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, वहीं से हमारे ऑर्डर पूरे हो जाते हैं। स्टेबिलिटी यहाँ तक हो गया। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो कि एक टेम्परेरी इफेक्ट है, एक ही बताया मैंने चारों में से टेम्परेरी, कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये इफेक्ट तब आता है जब रिएक्शन, कोई कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब रिएक्शन नहीं कर रहा तब ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ये इफेक्ट तभी आता है जब कोई कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये इफेक्ट कब हम कंसिडर करते हैं?
सुनिए जरा ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लिसन, इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये पाई है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इफेक्ट भी नहीं है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो लिख लीजिए कंप्लीट मैंने क्या डेफिनेशन अभी बोली, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो ये है ही नहीं। हाँ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। याद करो मैंने शुरू में तुम्हें दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट बताए थे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे बाकी के इफेक्ट हैं ऐसे ही ये भी दो तरह के होंगे, प्लस ई एंड माइनस ई। अब ये क्या मतलब है इनका देखते हैं। पहले हम कर रहे हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट, इसको ध्यान से पहले सुनिए। इफ अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, सुनना ध्यान से, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक मिनट, पिछला स्लाइड लिख लिया। तो अगर मान लो, लिखना बंद करें और सुने ध्यान से, अगर मान लो किसी सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रिएजेंट आया, वो इलेक्ट्रोफाइल था, तो सबस्ट्रेट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और जहां अटैकिंग रिएजेंट जा रहा है इलेक्ट्रॉन वहीं जाएंगे, ताकि अटैकिंग रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स अटैकिंग साइट, इट इज प्लस ई इफेक्ट। और ये कब होगा? It is possible only if the attacking reagent is electrophile. It happens when the attacking reagent is electrophile. इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगा जो खुद डेफिशिएंट होगा। Pi electrons are transferred towards attacking site, then it is plus E effect. It happens when the attacking reagent is electrophile. तो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। यही है। तो इसका एग्जांपल करते हैं रिएक्शन का, कि हमने ये अल्कीन लिया, अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर अटैक कौन करेगा? कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अल्कीन पर जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है उसमें प्लस ई इफेक्ट ही होता है। क्या सबस्ट्रेट? यही तो बताया, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रहे हो। अटैकिंग रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आया, पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो गए, उस सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गए। अब सबस्ट्रेट कब बोला मुझे नहीं पता। अब मैं सेकंड स्लाइड में दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ, एक बार देख लें जरा। ये अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन क्या है? फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, अल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या अल्कीन पे कोई चार्ज है अभी?
एक मिनट लिखना बंद करो, स्टॉप राइट में टाइम दे दूंगी तुम्हें, सुनने पे समझने पे ध्यान। अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं है इस पे चार्ज। अब इस पे मान लो कोई अटैकिंग रिएजेंट आया, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जैसे हमने अटैकिंग एजेंट ई पॉजिटिव इसमें डाला, ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो इसमें शुरू हो गई हलचल, शुरू हो गई इस अल्कीन में, क्योंकि ई पॉजिटिव डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ से इस पे चले जाएंगे। मुझे बताओ ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आई? इन प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दिस कार्बन, और ये कार्बन अटैकिंग साइड था, क्यों? क्योंकि इसी पर ई ने बॉन्ड बनाया। ई पॉजिटिव जिस कार्बन पर जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर ही जा रहे हैं। मैंने अभी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? When pi electrons are transferred, रुशल इधर सुने, when pi electrons are transferred towards attacking site, तो ये pi electrons are transferred towards attacking site जिसपे E आया, तो पीछे क्या रह गया? ये कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, और ये इंटरमीडिएट कौन सा बना? कार्बोकेटायन। तो इस डिस्प्लेसमेंट को, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट अभी हुई, इसको हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इफेक्ट विल बी प्लस ई इफेक्ट, और इंटरमीडिएट स्पॉन विल बी कार्बोकेटायन। अगर तुम इस एल्कीन में से इलेक्ट्रोफाइल हटा दो तो पाई इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है ना। अगर एल्कीन के सामने इलेक्ट्रोफाइल ना आए तो एल्कीन में ये इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेरी इफेक्ट। हाँ, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है उसी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ड्यूरिंग रिएक्शन है ना, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया, अब मान लो इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड कैसे बनाता? अगर पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलते ही नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड कैसे बना? इसी की वजह से रिएक्शन हुई ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड की, ई का बॉन्ड बना इसी की वजह से। अगर पाई इलेक्ट्रॉन वहीं पड़े रहते, कार्बन की बैलेंसी तो पूरी है, कहीं से भी ई बॉन्ड नहीं बना पाता, पर जैसे ई आया उसको बॉन्ड बनाने के लिए एक पाई इलेक्ट्रॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए और एक बैलेंसी फ्री कर दी, जिससे कि आने वाला ई बॉन्ड बना सके। हाँ, ये होता कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पर हम दिखाते नॉर्मल बॉन्ड की तरह है, ऑर्गेनिक हमेशा यही होता है, प्लस इफेक्ट। हो गया। अब दूसरा केस करते हैं, जब अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल हो तो माइनस ई हो जाए। ये स्लाइड होगी सबकी? ये जब तुम एल्कीन अल्काइन की रिएक्शंस करते हो ना, तब ये वाले इफेक्ट्स आते हैं। चलिए आगे। सो माइनस ई इफेक्ट, if pi electrons are transferred away from attacking site, when pi electrons are transferred away from attacking site, it is minus E effect. It is possible in nucleophilic attack. It is possible in nucleophilic attack. जैसे ये देखिए, एसीटोन है, ये कीटोन, कीटोन में दो सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, दोनों ही है ना। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है।
पर इसमें अटैक कर रहा है साइनाइड आयन, एक अनायन। अनायन को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल। Cn नेगेटिव है, एक न्यूक्लियोफाइल आया, जैसे ही Cn आया, Cn अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। अटैकिंग साइड थी कार्बन और पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अवे फ्रॉम अटैकिंग साइड। मुझे बताओ, पहले पॉइंट समझ में आया? साइनाइड ने सी पर अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन सी से दूर चले गए, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अवे फ्रॉम अटैकिंग साइड। मतलब कि अब इससे क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से सी ने Cn के साथ बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गया। पहले ध्यान से देखो सर, ये इसका नेगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता कभी, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अटैकिंग साइड, ये समझ में आया? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अटैकिंग साइड। इससे पिछले वाले केस में क्या था, जहां इलेक्ट्रोफाइल जा रहा था वहीं पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स अटैकिंग साइड। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट है क्योंकि साइनाइड हटाते ही अब ये शिफ्टिंग तो होगी नहीं, क्या जरूरत पड़ी है एक एसीटोन को अपने पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे देने की? इसको पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कब देने पड़े? जब Cn वहां आया, ट्राई टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक वैलेंसी फ्री चाहिए थी, पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से वो वैलेंसी फ्री हो गई, Cn का बॉन्ड बन गया और पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। क्लियर? ये हमने 2 इफेक्ट्स किए। तीसरा इफेक्ट, और ये है रेजोनेंस इफेक्ट। ये लिखिए सबने, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, तुम्हें पता है रेजोनेंस में हम क्या लेते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं, और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की वेव पूरे सिस्टम में इधर से उधर घूमती जा रही है, किसी एक जगह पर फिक्स नहीं है। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए, delocalization of pi electrons due to wave nature of electron resulting in the formation of high and low electron density center is called resonance effect. तुम बॉन्डिंग पढ़ो दोबारा से, बॉन्डिंग पढ़ो, क्योंकि मैं बॉन्डिंग दोबारा नहीं बताऊंगी यहाँ पर, उसमें रेजोनेंस टर्म आती है, अभी आगे बताऊंगी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो delocalization of pi electrons due to wave nature of electron resulting in the formation of high and low electron density center is called resonance effect. और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सारी स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर रेजोनेंस में, अब सुनना ध्यान से, अगर रेजोनेंस में एक हीटेरो एटम पार्टिसिपेट कर अदर देन कार्बन, तब हम उसमें टिपिकल रेजोनेंस की जगह मीजोमेरिक टर्म यूज करते हैं। जैसे तुमने बैक बॉन्डिंग देखा, क्या ना, वो भी रेजोनेंस ही है एक तरह की। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे एक जनरल टर्म, कॉन्जुगेशन है, वो भी एक तरह का रेजोनेंस है। ठीक है, अगर हीटेरो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है अदर देन कार्बन, तब हम मीजोमेरिक इफेक्ट टर्म यूज करते हैं। सो इफ
एंड heteroatom मतलब other than carbon. If an heteroatom participate in resonance, it is called mesomeric effect. ये ना डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, अभी मैं जब एग्जांपल्स काफी सारे बताऊंगी ना फिर समझ में आएगा. रेजोनेंस की एक टिपिकल कंडीशन क्या है, किसकी सारी स्ट्रक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लिंकेज सेम रहती है, जो एटम जहां है वहीं रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं. आ गया. रेजोनेंस के कुछ रूल जो हमने बॉन्डिंग में किए थे, एक बार मैं बता देती हूँ फिर से. हाँ, ये डेफिनेशन लिख ली. तो अगर हमारे पास कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बातें नहीं जरा सुने ध्यान से. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. पहला, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं रेजोनेंस में? ऑक्टेट को. तो अ स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट विल बी मोर स्टेबल. यही कहते हैं हम. अगर हमारे पास बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, हम किस स्ट्रक्चर को ज्यादा वेटेज देंगे? जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो. दूसरा इंपॉर्टेंस हम देते हैं लीस्ट चार्ज सेपरेशन. ये प्रायोरिटी में स्टेबिलिटी बता रही हूँ. सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्टेट. सेकंड नंबर पर अ स्ट्रक्चर विद लीस्ट चार्ज. लीस्ट चार्ज सेपरेशन का मतलब, मान लो किसी एक स्ट्रक्चर में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, किसी दूसरी स्ट्रक्चर में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज है. न्यूट्रल तो दोनों ही है, पर जिसमें कम चार्ज सेपरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगी. तीसरी, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस टाइप के एटम पर है? मान लो दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों में नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है. अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है. नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom and positive charge on more electropositive atom is more stable. जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर है, एक आयन है, फिनॉल से बना हुआ आयन, पहली स्ट्रक्चर. और दूसरी स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बना दिया और इस पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज बना दिया. यही किया ना हमने. यहाँ पर 3 लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर यहाँ चला गया, मतलब एक लोन पेयर बॉन्ड में चेंज हो गया और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए. अब बताएं दोनों में से कौन सी स्टेबल है? फर्स्ट में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल. तो इन दोनों में मैंने जो एरो बताया उसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज हो गया और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बन गए. तो इलेक्ट्रॉन की वेव है ना, घूम रही है. लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इधर वाले आगे जा रहे हैं. तो ये दोनों एटम में लिंकेज तो चेंज नहीं हुई ना, जहां जुड़े हुए थे एटम वहीं जुड़े हुए हैं. ट्रांसफर कहाँ हुआ? पोजीशन किसकी चेंज हुई? लोन पेयर और पाई बॉन्ड की.
समझ में आ गया? अब अभी हम जो मीजोमेरिक इफेक्ट करने वाले हैं ना, उसके लिए कॉन्जुगेशन मस्ट है। अगर किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन है तभी ये इफेक्ट आएगा। सो मीजोमेरिक इफेक्ट विल एग्जिस्ट, जैसे अभी जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई इसमें भी कॉन्जुगेशन है ना, ओनली इफ compound is having conjugation. It will exist only if compound is having conjugation. तो कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही आ जाता है, बताओ इनमें से किस में मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, तो तुम्हें चेक करना है कॉन्जुगेशन। तो मैं अभी लिख रही हूँ, उसको देख के बताना किसमें कॉन्जुगेशन है किसमें नहीं है। ऑर्गेनिक जो है ना, इट इज ऑल ऑन एप्लीकेशन बेस्ड। ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, अप्लाई करना भी आना चाहिए ना। हाँ जी, तो बताइए इनमें से किस में मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है? फर्स्ट में है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर हो, कॉन्जुगेशन है। सेकंड में सैचुरेटेड कार्बन के साथ है क्लोरीन, नो मेसोमेरिक इफेक्ट। थर्ड में CH2 के साथ N है, तो इस CH2 पे NO2 का कोई कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। इसमें तो है लोन पेयर और डबल बॉन्ड, यस। लास्ट वाले में क्यों ये डबल बॉन्ड और ये दो डबल बॉन्ड नहीं, दो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर या तो डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम सिर्फ इन तीन केसेस में सोचेंगे, बाकी दोनों में पॉसिबल ही नहीं। इवन दो देयर इज डबल बॉन्ड बट कॉन्जुगेशन नहीं है। ये समझ में आया? कोई भी ग्रुप कॉन्जुगेशन में होता तभी ये इफेक्ट आता। कॉन्जुगेशन की सिचुएशन क्या है? आइदर टू डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, टू डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, या डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर, या डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कोई चार्ज। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट डबल बॉन्ड होने पर ये इफेक्ट आएगा। अब जैसे कि अगर मान लो ये ऐसे होता तो कॉन्जुगेशन आ जाता है, ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो गए, इसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट होता। ठीक है, तो जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं प्लस और माइनस इफेक्ट, तो मेसोमेरिक भी दो तरह के हुए, प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। मुझे पता, पहले तो ये स्लाइड समझ में आई, ये समझ में आई, ये चेक करना आया मेसोमेरिक है या नहीं सबको। सो देखिए अब टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट। प्लस का मतलब हमेशा से ही हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन पुल करना। तो अब देखिए जरा, इफ एन एटम with lone pair is in conjugation, it will exert plus M effect.
it will exert plus M effect by giving its electron pair to unsaturated carbon. If an atom with lone pair is in conjugation, it will exert plus M effect by giving its electron pair to unsaturated carbon. जैसे कि यहाँ देखिए, अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ अटैच्ड एटम है क्लोरीन, और क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर. तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा. तो पाई इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, और ऐसा करने से इस CH2 पर इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंचे और नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आ गया, और जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन गया, और क्लोरीन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव. तो यहाँ कंप्लीट चार्जेस आते हैं क्योंकि यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर है. समझ में आ रहा है, एरो का साइन दिखा रहा है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. कंपाउंड में पोलराइजेशन मतलब कंप्लीट चार्जेस आ गए. इंडक्टिव इफेक्ट से जो पोलराइजेशन होता है उसमें तो पार्शियल चार्जेस आते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट चार्ज आता है. तो हम इंडक्टिव वाली स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस स्ट्रक्चर को देंगे क्योंकि इंडक्टिव तो लीस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है. बट कंडीशन क्या थी, कॉन्जुगेशन. डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम विद लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन आ गया और ये प्लस एम इफेक्ट हो गया. तो डायरेक्टली अटैच एटम की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि यहां पर था. ठीक है, और लें, डबल बॉन्ड के साथ OH अटैच है, बट व्हाट इज द की एटम. OH का की एटम तो O है ना, जो डबल बॉन्ड से अटैच है, और उसके पास क्या है, लोन पेयर. तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा. मतलब कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर. डेफिनेशन में ये लिखा था. बेंजीन की रिएक्शन में तो इतना इंपॉर्टेंट है ना ये इफेक्ट, इसके बिना बेंजीन की कोई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती. हम रीजनिंग की रूट तक पहुंच जाए ना, फिर जो मर्जी कंपाउंड तुम्हें दे दिया जाए. अभी तुमने इतने सारे एसिड देखे, देखते ही पता चल गया ना कौन सा ज्यादा एसिडिक था. इंटरमीडिएट देखते देखते ही पता चल गया कौन ज्यादा स्टेबल था. तो इन इफेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, उससे तुम्हें फिर हर बार याद नहीं करना पड़ेगा कि ये ज्यादा तो वो कम. हाँ जी, ये समझ में आ गया. अब माइनस एम में क्या होता है, लिख लिया ये सबने, माइनस एम इफेक्ट. इसके लिए क्या है, इफ एन एटम विद नो लोन पेयर एंड अनसैचुरेशन, मतलब एक एटम उसके खुद के अंदर ही क्या है, डबल बॉन्ड है. If an unsaturated atom, if a group directly attached, if a group directly attached to unsaturated atom have no lone pair but have pi bonds. If a group directly attached to unsaturated atom have no lone pair but have pi bond, तो conjugation तो आ ही गया उसमें. It will withdraw pi electrons from unsaturated कार्बन. ये जो अनसैचुरेटेड एटम है ना, हम कार्बन की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिक है, कार्बन ही लिख लो यहाँ.
If a group directly attached to unsaturated carbon have no lone pair but has pi bond, it will withdraw pi electrons from unsaturated carbon and will make it positively charged. And will make it positively charged. Will exert minus m effect. माइनस का मतलब एक ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो माइनस एम. अगर एक ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है अनसैचुरेटेड सेंटर को, तो प्लस एम इफेक्ट. और ये जानना बहुत ही आसान है कि इसमें प्लस होगा या माइनस एम होगा. की एटम पर लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट था, प्लस है. अगर की एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, रादर ये अनसैचुरेटेड है, तो इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस है. जैसे कि ये लिख लिया सबने, जैसे ही देखें CH2. नाउ विच इज द की एटम, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, रादर खुद ही इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसकी रेजोनेंस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गए. तो अब जो कार्बन था उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और उस ग्रुप पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव. हर्षीन एक मिनट दिखाती हूँ, रुक जाए. याद रखना, तुम्हें आगे बढ़ के नहीं देखना है, बस वो की एटम जो अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड है ना, जस्ट उसी को चेक करना है. हाँ हर्षीन लिख लिया. तो अब इससे नाइट्रो ग्रुप पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव. ये देखो बेंजीन पे CH, इसका नाम बताएगा कोई, IUPAC नेमिंग भी है टेस्ट में. हाँ बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं और उसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कहते हैं. जब रिंग से अटैच्ड हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाम चेंज हो जाते हैं, तो इट इज बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड. सो अब देखो की एटम कौन सा है, कार्बन, अनसैचुरेटेड है. अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेंजीन से दूर जाएगा ना, टुवर्ड्स दिस साइड. ओके, टुवर्ड्स दिस साइड. यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन आगे गए. जहां से इलेक्ट्रॉन निकले उस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव. अब आई थिंक इतनी सारी स्ट्रक्चर लिखने के बाद रेजोनेंस क्या है ये पता चला. जब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं अपनी जगह से दूसरी जगह, एक वेव की तरह इलेक्ट्रॉन की वेव घूमती जा रही है, जहां से निकलती है वो डेफिशिएंट सेंटर हो जाते हैं, जहां पहुंचती है वहां नेगेटिव चार्ज हो जाता है. और जो चार्ज है वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, लोकलाइज नहीं है, घूमता रहता है. ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा यहाँ पड़ा रहेगा, आगे फिर कॉन्जुगेशन आगे चला जाएगा. तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ना. परमानेंट इफेक्ट तो है, चाहे ये बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें चल रहा है. कि CHO ग्रुप है वो उस पर नेगेटिव चार्ज है और पूरी बेंजीन रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. सो लिसन, CHO ग्रुप ने बेंजीन को डेफिशिएंट बना दिया नहीं. CHO ग्रुप के आने से बेंजीन पे क्या चार्जेस आने लगे, पॉजिटिव चार्ज. कौन सी पोजीशन है, पहली वाली, ऑर्थो है ना, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है. दूसरी स्ट्रक्चर में किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पे. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते तो इस ऑर्थो पे चला जाता. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है बेंजीन में कि कुछ भी होता है ना, ऑर्थो पैरा पे होता है, इसकी मेटा पे कुछ नहीं होता. बेंजीन में जब भी रेजोनेंस इफेक्ट आएगा ना किसी ग्रुप की वजह से, तो वो ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पैरा पोजिशंस होंगी उन्हीं पर चार्जेस आएंगे. आ रहे हैं तब भी वही, जा रहे हैं तो वहां से ही जाएंगे. मेटा पोजीशन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती.
उसका फ्लो ही इस तरह का है इलेक्ट्रॉन का कि मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सैचुरेशन नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरों पर और अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे, बट ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है बहुत, ध्यान से जाके आज जरूर पढ़ना। इंपॉर्टेंट भी है, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ऑर्गेनिक का मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ती। डे 1 से जो कॉन्जुगेशन मैंने बताया था वो सारे में जा रहा है, देखो। इसलिए अगर चाहते हो ऑर्गेनिक पर होल्ड हो, कॉन्फिडेंस आए, तो एक भी पॉइंट ऑर्गेनिक का मिस मत करना। और तुम लोग भी इधर क्लास में अटेंटिवली रहा करो अगर चाहते हो कि चीज समझ में आए तो।